कांबले नवी मुंबई के प्रख्यात डॉक्टरों में से एक हैं, जो पिछले 35 सालों से मरीजों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न बीमारियों से त्रस्त कई मरीज उनके इलाज से ठीक होकर घर लौटे हैं। हाल ही में उनके अस्पताल में एक 72 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक महिला इलाज के लिए आई थी, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। उनकी शुगर की मात्रा काफी कम थी, साथ ही ब्लड प्रेशर अधिक बना हुआ था एवं किडनी भी खराब हो चुकी थी। उनका बचना ना के बराबर था। इस मरीज के संदर्भ में अधिक जानकारी डॉक्टर कांबले ने द मेट्रो को दी। मेरा रेगुलर पेशेंट है, 72 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट, जिसको डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, उसको पार्किंसंस भी है। तो 1 महीना पहले ये मेरे पास एडमिट हुई थी। उस वक्त भी सीरियस थी, मगर 10 दिन में घर चली गई। तो इस बार, और बाकी मेरी दवा उसके चालू थी। इस बार 8 या 7 तारीख को सवेरे 6 बजे 7 बजे मुझे फ़ोन आया कि पेशेंट को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो हमने बताया उनको कि हॉस्पिटल में लेके आओ। 2 घंटे तक आए नहीं, बाद में 10 बजे लेके आए मेरे हॉस्पिटल के नीचे। तो लकीली मेरी सिस्टर नीचे गई, उसने देखा कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 76 था। आइडियली 96-94 के ऊपर चाहिए, ओल्ड एज में 90 चलेगा, 76 था। तो सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बताया कि अपने हॉस्पिटल में ये मैनेज करने को नहीं होगा तो हम लोग बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उन लोग ने बड़े हॉस्पिटल में, जो जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उनको वहाँ पे एडमिट कर दिया। मुझे वहाँ से फ़ोन आया, हमारे यहाँ पे शुगर 38 थी, वहाँ पे 18 आई थी, सैचुरेशन ऑक्सीजन और 70 के नीचे गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जो इमरजेंसी मेडिसिन जैसे ऑक्सीजन लगाना, डेक्सट्रोज देना, इंजेक्शन वगैरह जो दम के लिए, उसने शुरू की। आगे उन्होंने ये भी कहा कि महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मगर फिर भी डॉक्टर कांबले ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसमें दो टाइप का ट्रीटमेंट का रहता है। एक देना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब उसको बोलते हैं वेंटिलेटर, और दूसरा रेगुलर जो ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन लगाना, बाईपैप लगाना, इंजेक्शंस, मेडिसिन, वो सब करना है। आइडियल ट्रीटमेंट रहता है वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मगर वेंटिलेटर काफ़ी डिफिकल्ट रहता है एक बार डालने के बाद, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता है वो निकालने का। जब तक पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती, उसका ऑक्सीजन ठीक नहीं रहता है, तब तक हम लोग वो वेंटिलेटर डाल नहीं सकते। और एक बार वेंटिलेटर डाल दिया तो कम से कम 5 दिन, और बाद में वो 2 हफ्ता चलेगा, 3 हफ्ता चलेगा। पेशेंट की जो बीमारी है उसके ऊपर रहता है। तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि डालना जरूरी है, मेरे हिसाब से भी डालना जरूरी था, मगर मैं पेशेंट का फैमिली डॉक्टर हूँ, तो मैं पेशेंट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, एज दे आर माई रिलेटिव्स। तो हमने सोचा कि अगर वेंटिलेटर डाल दिया, पेशेंट जिंदा रहेगी। कितना दिन जिंदा रहेगी, कितना बिल आएगा मालूम नहीं। तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि वेंटिलेटर हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग दवाई शुरू करेंगे। तो दवाई शुरू कर दी। जो हॉस्पिटल में हम लोग वहीं पे 2 दिन रखा। 2 दिन में कुछ कंडीशन में फ़र्क नहीं आया। शुगर लो ज़्यादा कम होता था, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन रहता है सैचुरेशन, वो बिना ऑक्सीजन में मेंटेन नहीं कर रहा था। और वहाँ पे काउंसलिंग होता है हर दिन। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, ये है, वो है, कितना क्या फ्यूचर कैसा है। तो वहाँ पे उनको बोला गया कि हो सकता है पेशेंट जाने वाली है, हो सकता है 1.5 घंटे में जाएगी, हो सकता है 4-5 दिन में जाएगी। अभी रिश्तेदार ऐसे रहते हैं कि अपनी माँ है, तो उनको सुन के अच्छा नहीं लगता है, कि उनको मालूम भी है कि जाने वाली है, बट जब हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि मरीज के परिजनों के सामने उन्होंने 3 विकल्प रखे और परिजनों ने डॉक्टर कांबले पर भरोसा दिखाते हुए उनके पास मरीज को भर्ती कराया। तो फिर मैं दोपहर को गया वहाँ पे वापस, तो डिस्कस कर दिया। तो वो बोलने लगा कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो खर्चे ज़्यादा होने वाला है, क्या करेंगे। तो मैंने उनको 3 दिया अल्टरनेटिव। एक तो यहीं पे रखो, पैसे के बारे में मत सोचो, अगर माँ चाहिए तो JJKM सैम जैसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे खर्चा कम आ जाएगा। और तीसरे मेरे खुद के हॉस्पिटल में लेके आ जाओ, यहाँ पे मेरा होल्ड रहेगा, सब डिसीजन मैं ले लूँगा। खाली मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है और कार्डियक कैथ लैब नहीं है, जहाँ पे इमरजेंसी जो करना पड़ता है एंजियोग्राफी, वो नहीं है। तो उन लोग बोला कोई हमको कोई ये नहीं है, चारा नहीं है, क्योंकि पेशेंट तो जाने वाली है वैसे। तो आपके वहाँ पे जाएंगे तो एटलीस्ट हम लोग वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि ICU में वहाँ पे अलर्ट नहीं है। यहाँ पे अपने यहाँ पे स्पेशल रूम में रहेगी, 2-2, 3-3 रिलेटिव साथ में रहेंगे, तो हमको भी अच्छा लगा, तो हम लोग उसको लेके आए।
लेके आने के वक्त भी उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे था और आई तभी शुगर 56 एंड पेशेंट वाज सेमी कॉन्शियस, मतलब रिस्पॉन्डिंग टू ओनली पेनफुल स्टिमुलाई। तो मैंने भी सोचना क्या करेंगे, तो पेशेंट के लड़के ने और मैंने डिसाइड लिया कि हम लोग जो भी करेंगे फुल हार्ट से करेंगे, पूरी दवा देंगे। ऐसे नहीं कि पेशेंट जाने वाली है तो ढीला नहीं रखेंगे हम लोग। तो हम लोग ने वापस दवाई थोड़ा चेंज कर दिया और एकदम फुल फोर्स में हम लोग पीछे लगे पेशेंट के। तो धीरे फिर भी बीच में अगले ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन तक पेशेंट की कॉन्शियस पूरी इंप्रूव नहीं हुई और ड्राउजी होती थी, फिर सेमी कॉन्शियस, ड्राउजी, सेमी कॉन्शियस, क्योंकि लो ऑक्सीजन, लो शुगर, हाई बीपी, ये तीनों चीज़ों से ब्रेन को ब्लड सप्लाई और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है। जिसकी उम्र 30, 40, 20 है उनको इतना डैमेज नहीं होता है, मगर ओल्ड एज में जो ऑलरेडी पार्किंसंस की केस है उनको डैमेज ज़्यादा होगा। तो हम लोग को लगा कि पेशेंट का ब्रेन तो डैमेज हुआ रहेगा, और मतलब अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो बाद में जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। वो एक तरीके से अपने फैमिली बर्डन है, अपना रिलेटिव है। अभी बर्डन बोले या क्या बोले वो डिफिकल्ट है, वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, मगर एक बेड रिडन पेशेंट घर पे मेंटेन करने का वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। वैसे 8 दिनों के इलाज के बाद मरीज ने दवाई को प्रतिसाद दिया एवं 12 दिनों में मरीज की हालत में काफी सुधार होने की बात भी डॉक्टर कांबले ने कही। और 8वें दिन पेशेंट ने पूरा आंख खोल दिया और शी वॉज नॉट रिकग्नाइजिंग एनीबॉडी, बट उसने आंख खोल दिया और हमारे जो ओरल क्वेश्चन रहते उसको रिस्पॉन्ड करती थी, जैसे जीभ निकालो, आंख, उंगली हिला, वो रिस्पॉन्ड करने लगी। और 2 दिन के बाद में मैं जब सवेरे वापस राउंड में गया तो फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट किया। अभी आई टू आई कॉन्टैक्ट मतलब पेशेंट का कॉन्शियसनेस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, अवेयरनेस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो उसके बाद में उसको जो इम्प्रूवमेंट होने लगी तो तीसरे चौथे दिन वो बात भी करने लगी। उसको इट वॉज अ स्लर्ड स्पीच बट स्टिल शी वॉज एबल टू टॉक। 11वें दिन हम लोग ने उसको बिठाया तो शी वॉज एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट। इट वॉज समथिंग लाइक मिरेकल, और आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, कि और वेदर पेशेंट का विल पावर अच्छा था। कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनका विल पावर अच्छा रहता है कि वो डेथ भी बाहर आता है, और कोई पेशेंट जैसे कोविड में ऐसे हुआ था कि इम्प्रूव हुआ था पेशेंट, और 8वें-9वें दिन वापस मतलब डर से वापस गए हम लोग। तो इस टाइप के पेशेंट विल पावर अच्छी थी तो इम्प्रूव हो गई। फिर हम लोग ने जो खाने के लिए राइस ट्यूब डाला था तो हम लोग मुंह से भी देने लगे। तो इनिशियली हम लोग को उसको निकलने में डिफिकल्टी हो रही थी, तो हम लोग सिर्फ उसको पानी दे रहे थे। फिर धीरे धीरे लिक्विड कर, थोड़ा सेमी लिक्विड कर दिया, फिर चपाती भी शुरू कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये 12 डेज में ये सब इतनी सारी अच्छी रिकवरी हो गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज के जमाने में केवल 2% मरीज के परिजन डॉक्टरों पर भरोसा रखते हैं, पहले यही प्रमाण 98% था। रिलेटिव्स ने अगर हम लोग को साथ दी, डॉक्टर के ऊपर रिलेटिव्स का फेथ होना चाहिए, जो आजकल नहीं मिलता है। 35 साल में मैंने जब पहले प्रैक्टिस शुरू की तो हम लोग के पास 98% लोगों का फेथ था। अभी मेरे हिसाब से सिर्फ 2% लोगों का फर्क है, ये विश्वास है। बाकी जो आते हैं ना उन लोग को लगता है कि डॉक्टर वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे रहा है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। तो फिर हम मेरे जैसे डॉक्टर को गुस्सा आता है जो फुल ब्लड और स्वेट देके पैसा लेते हैं। पैसा तो लेना ही चाहिए, मगर जो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं वो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसा जो नई पीढ़ी है वो मतलब उनका फेथ ही नहीं रहता है। वो अंदर आएंगे ना, वो पूरा इंटरनेट से पढ़ के आएंगे, वहां से पढ़ के आएंगे और हम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछना उनका ड्यूटी है, मगर 35 साल के प्रैक्टिस के बाद भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा नॉलेज मेडिकल बारे में 90% है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई मरीज ठीक होकर घर लौटता है तब सबसे ज्यादा खुशी डॉक्टर को होती है। इसलिए उन्होंने सभी से अपील किया कि अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। ये पेशेंट से काफी सीखा मैंने कि बहुत बार वेंटिलेटर का जरूर नहीं रहता है, मगर छोड़ना भी नहीं रहता है। मगर यही पेशेंट अगर 50 साल के नीचे रहता था और पैसा अच्छा रहता था तो हम लोग वेंटिलेटर डाल देते और जल्दी इंप्रूव होता था, क्योंकि उनके पास फाइटिंग पावर है, शरीर अच्छा है। ये पेशेंट डायबिटीज, पार्किंसंस, किडनी खराब, अभी एक बार किडनी खराब हो गई
डायबिटीज पेशेंट में इट इज इरिवर्सिबल फैक्टर, वो कभी इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगी। और हर जो जैसे इस टाइप का जो एपिसोड आ गया या इन्फेक्शन, उनका किडनी और खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सब ऐसे केसेस हम लोग के पास आने ही नहीं चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, उन्होंने दवा प्रॉपरली लेनी चाहिए, तो उनको किडनी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। और ये तो मतलब ये आई डोंट नो कैसे पेशेंट इंप्रूव हो गई, और हम लोग की भी इतना खुशी हो गई कि हम लोग को भी लगा कि बाकी लोग को भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो सकता है मेडिकल फील्ड में। आप सब भी कौन से भी दवा ले लीजिए, एलोपैथी ले लीजिए, आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, मगर अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखिए, फुल फेथ डालिए कि डॉक्टर गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।